नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन कैसे कर रहे हैं? तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू, यानी कि हम 5 टॉपिक लाते हैं और उस पर 5 प्रश्न रहता है और उसका हम रिवीजन करते हैं। कला एवं संस्कृति खंड का कर रहे हैं। पहले ही मैं 8 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, ये हमारा नमा लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए, इसमें 5 प्रश्न हैं और 5 विभिन्न मुद्दों से जुड़ा हुआ है, विभिन्न टॉपिक्स है। तो 2 चीजें आपकी होगी, एक तो आप टॉपिक की समझ आपकी बढ़ेगी, वहां आप जान पाएंगे। दूसरा, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब आप दबाव में होंगे उस वक्त प्रश्न को कैसे अप्रोच करें, कैसे समाधान उसका ढूंढें, यह जो स्किल है आप में डेवलप होगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हुए हम अब प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न कहता है मुगल चित्रकला के बारे में। यानी कि देखिए, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। 2 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली थीम दरबार की दैनिक घटनाएं और पोर्ट्रेट पेंटिंग थी। तो एक स्टेटमेंट यह है, जहांगीर के शासन में मुगल चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव का परिचय दिया गया था। ये 2 स्टेटमेंट है। यहाँ कौन सही है, कौन सा कथन, उसके आधार पर आपको विकल्पों का चयन करना है। जैसा कि हम करते आए हैं, अब हम टॉपिक को सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले हम मुगल चित्रकला की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि मुगल चित्रकला की क्या क्या खासियत रही थी, क्या विशेषता रही थी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मुगल चित्रों पर जो यूरोपियन प्रभाव की बात करते हैं, तो यह जहांगीर के समय में, उसके शासनकाल में नहीं हुआ था, बल्कि यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। और इसके अलावा अकबर ने कई साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उसके चित्रण का भी आदेश दिया था, करवाया था। इसके अलावा जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण का फारसी संस्करण का जो चित्रण लघु रूप में निर्मित करवाया गया था। और भारतीय दंत गाथाएं जो है इस वजह से लघु चित्र में तब्दील हो गए। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर हुआ करता था। अबुल हसन, बिशनदास, मधु, अनंत मनोहर, गोवर्धन और उस्ताद मंसूर जैसे कई चित्रकारों को नियुक्त किया गया था। कुछ नाम आप यहाँ जरूर याद रखिए। अब यहाँ देखेंगे पोर्ट्रेट की, जब मैंने बात की तो देखिए, मुगल कालीन चित्रकला के पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया से तैयार किया गया है। हाथ में गुलाब फूल लेते हुए एक स्त्री का चित्रण किया गया है। अब चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? 2 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली थीम दरबार की दैनिक घटनाएं और पोर्ट्रेट पेंटिंग थी। कहाँ? मुगल चित्रकला के समय की बात की जा रही है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हम ऐसा देखते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य साबित होता है। दूसरा है, जहांगीर के शासन में मुगल चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव का परिचय था। तो हम जानते हैं कि यह गलत है, क्योंकि जहांगीर के समय में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि अकबर के समय में हुआ था। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो केवल पहला कथन ही सही है। तो हमारा विकल्प जो होगा ए, केवल एक जो है इसी में सही है। चलिए, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा टॉपिक भी होगा भारतीय कांस्य मूर्ति कला की। अब हम चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, काफी फेमस है ये। तो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल दुनिया की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति है। कांस्य प्रतिमाओं को लास्ट वैक्स तकनीक या साइड पेड्यू का उपयोग करके बनाया गया था। ये 2 आपके पास कथन है, सही का चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं कि टॉपिक क्या कहता है। देखिए, भारतीय कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में कुछ बातें जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य प्रतिमाओं को लास्ट वैक्स तकनीक या साइड पेड्यू का उपयोग करके बनाया गया था। डांसिंग गर्ल 2500 ईसा पूर्व की दुनिया की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति कला है। वह अपने कूल्हे पर दाहिने हाथ के साथ एक त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। यानी कि यह जो कांस्य की मूर्ति आप यहाँ देख रहे हैं, इसे ही डांसिंग गर्ल कहा गया है। अब इसकी कुछ खासियत देख लीजिए। त्रिभंग की बात की गई है, तो त्रिभंग का मतलब है 3 जगह से भंग होना। अगर इसके शेप को देखें तो सबसे पहले जो आपको नजर आएगा, देखिए, एक भाग यह एक जगह मुड़ा हुआ,
दूसरा देखिए यहाँ मुड़ा हुआ और फिर से इधर मुड़ा हुआ, ये पैर देखिए ऐसे मुड़ा हुआ, यह पैर भी, तो 3 जगह से मुड़ा हुआ है, यानी कि 3 भाग में यहाँ मोड़ है, तो इसलिए त्रिभंग इसे कहा गया है। और दाहिने हाथ को देखिए तो यह कमर पर खड़ी रखी हुई है, दाहिने हाथ को रखा हुआ है इसने। तो यह मूर्ति आपने देख लिया। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, भारतीय कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में कुछ कथन था, 2 कथन देखिए। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल दुनिया की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति है, यह बात की गई है। तो आपको सही कथन का चयन करना है, देखना है कि क्या यह सही है या नहीं। तो हम जानते हैं कि बिल्कुल यह सही कथन है। कांस्य प्रतिमाओं को लास्ट वैक्स तकनीक या साइर पेड्यू का उपयोग करके बनाया गया था। तो यह बात भी हमने अपने डिस्कशन में देखा कि यह कथन भी सही है। अब देखिए कि दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प ए में केवल 1 है, तो यह गलत होगा। बी में केवल 2 है और डी में ना तो 1 और ना ही 2 को सही माना गया है। तो ये तीनों विकल्प खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल सी बच जाएगा कि 1 और 2 दोनों सी में सही है, इसीलिए इसका जवाब सी हो जाएगा। अब प्रश्न 3 के तरफ चलते हैं, और प्रश्न 3 जो है हमारा आज का एपिसोड, इस लेक्चर का तीसरा टॉपिक भी होगा। प्राचीन भारत में पंचायतन शब्द का क्या अर्थ था? अब देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास है। वैष्णववाद का धार्मिक संप्रदाय, मंदिर शैली, चोल काल में स्थापित बंदरगाह शहर, एक मूर्ति से जुड़े शिक्षण केंद्र। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पंचायतन की बात। पंचायतन शैली क्या है? देखिए, मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली वह है जहां मुख्य मंदिर जो है 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। यानी कि मान लीजिए कि एक यह मुख्य मंदिर होगा, तो यहाँ पर 4 जो है सहायक मंदिर से यह घिरा होगा, बीच में मुख्य मंदिर होगा। पंचायतन शैली को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इस मैप से, इस डायग्राम से जरा देखिए, देखिए यह हो गया मुख्य मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 जो है अन्य सहायक मंदिर होगा। तो देखिए, एक मंदिर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो आपने देखा कि 5 मंदिर के सेट में होगा, तो बीच में एक मंदिर और चारों तरफ से 4 मंदिर होगा, जो कि सहायक मंदिर के रूप में होगा। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यही है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और एहोल कर्नाटक में भी इस तरह की एक दुर्गा मंदिर है, जिसकी जो शैली है वह पंचायतन शैली की है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपने प्रश्न की ओर, और प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में पंचायतन शब्द का क्या अर्थ था? यहाँ पर वैष्णववाद का धार्मिक संप्रदाय की बात की गई, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर दूसरा मंदिर शैली, तो निश्चित तौर पे पंचायतन शब्द का अर्थ यहाँ पर था कि एक यह मंदिर शैली है। पंचायतन शैली हमने पढ़ा ना, तो यह एक मंदिर शैली है, तो यह दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चोल काल में स्थापित बंदरगाह शहर गलत, और एक मंदिर से जुड़े शिक्षण केंद्र नहीं होगा। मंदिर से जुड़ी बातें तो है, मंदिर से जुड़ा हुआ शब्द तो है, लेकिन शिक्षण केंद्र नहीं है, इसीलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है बी विकल्प जो है वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न यानी कि चौथा टॉपिक, चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा नटराज की कांस्य मूर्ति थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यूपीएससी का प्रश्न देने का जरा सा जादुई तरीका देखिए। आप पढ़ के जाएंगे चोल मूर्ति कला के बारे में, और आपने वहां पढ़ा कि चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा नटराज की कांस्य मूर्ति थी। ये आप पढ़ के गए हैं, आप एग्जाम हॉल में गए और आप पूरी तैयारी में, उत्साह में है कि आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आएगा, और इस तरह के प्रश्न आए तो हम तो जवाब दे ही देंगे। अब यूपीएससी ने वह खेल खेला है जिसके लिए वह जानी जाती है। आप जो बात पढ़ के गए, याद करके गए, यूपीएससी ने क्या किया, उस बात को स्टेटमेंट में ही डाल दिया। अब आपका मामला खत्म। यानी कि आप पढ़ के गए थे कि चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा नटराज की कांस्य मूर्ति है, यूपीएससी ने पहले ही लिख दिया कि हाँ इतना है, ठीक बात है, अब आगे बात करते हैं। तो यही चीज है, यूपीएससी जो है उस टॉपिक के इर्द गिर्द भी घूमती है। इसलिए जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़े तो होलिस्टिक अप्रोच लगा के पढ़े, इर्द गिर्द की सारी बातों को ध्यान में रख के पढ़े। चलिए, तो यह तो स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट के आधार पे कुछ कथन दे दिया है और कहा गया है कि आप उस पर विचार कीजिए। कथन क्या है? देखिए, शिव को एक व्यक्ति की अज्ञानता को दबाने के रूप में दर्शाया गया है। शिव के भुजंग
त्रसित रूप का अर्थ है भक्त के मन से भ्रम को दूर करना। अब जब तक आप यहाँ पर अगर रट्टा मार के चले गए नटराज की काष्य मूर्ति के बारे में और आपने डिटेल से इस स्टेटमेंट को ना पढ़ा ना समझा तो आप इसका गलत जवाब दे करके आएंगे। सही का चयन करना है कथन का। तो देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं नटराज मूर्ति कला को सबसे पहले समझ लेते हैं। नटराज मूर्ति कला की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह तस्वीर शिव की काफी जो है फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है, आप देखते होंगे। चोल काल में काष्य मूर्ति कला शिव को अपने दाहिने पैर पर खुद को संतुलित करते हुए, देखिए दाहिना पैर है भगवान शिव का, दाहिने पैर पे एक पैर पे खड़ा होकर पूरे बॉडी के भार को वो बैलेंस कर रहे हैं और उसी पैर से अज्ञानता या अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर इसको समझ लीजिए। बायां पैर जो है भुजंग त्रसित मुद्रा में है, या तो दाहिना पैर से ही बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, और बायां पैर आप देख लीजिए यहाँ पर वह क्या है, भुजंग त्रसित मुद्रा में है, जो तिरोभाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्त के मन से माया या भ्रम का जो पर्दा है ऐसा माना जाता है कि उसे दूर करने की बात करता है। अब इस तस्वीर में देखेंगे आप कि शिव की 4 भुजाएं दिखाई गई है। एक भुजा, 2 भुजा, ये तीसरी है आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये चौथी भुजा है। ठीक है, तो इस प्रतिमा में नटराज प्रतिमा की खासियत है कि इसमें शिव की 4 भुजाएं होती हैं, जो चारों भुजाएं फैली होती हैं। इन चारों भुजाओं का अपना कुछ न कुछ अर्थ होता है। ठीक है, दाहिना हाथ अभय हस्त में है और यह भक्त को भय की स्थिति में आश्वस्त करने की मुद्रा है। बाएं हाथ में एक ज्वाला होती है, आप यहाँ देख रहे हैं ज्वाला होती है, और यहाँ पर ये इस हाथ से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक ज्वाला होती है जो विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। तो नटराज मूर्ति कला के बारे में हमने इतनी सारी बातें देख ली। अब इस प्रश्न को देख लीजिए। चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा जैसा कि बताया गया है कि नटराज की काष्य जो मूर्ति है वह है। अब कथन को देखिए। शिव को एक व्यक्ति की अज्ञानता को दबाने के रूप में दर्शाया गया है। तो क्या यह बात सही है? तो हमने अभी अभी देखा है कि बिल्कुल वो अपने एक पैर से ऐसा कर रहे हैं। शिव के भुजंग त्रसित रूप का अर्थ है भक्त के मन को, उसके भक्त के मन में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करना। तो यह भी सही है। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए में केवल 1 है तो यह गलत हो जाएगा, विकल्प बी में केवल 2 है, गलत हो जाएगा। डी तो कहता है कि ना 1 ही सही है भैया ना 2 ही सही है, दोनों ही गलत है, तो बिल्कुल डी ही गलत हो जाएगा इसलिए। और सी कहता है कि हाँ दोनों ही सही है, पहला विकल्प कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसीलिए यही सही विकल्प हो जाएगा। तो आपने अभी तक 4 प्रश्न को समाधान कर लिया है, 4 प्रश्न का, और 4 टॉपिक को भी पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर, और 5वां प्रश्न कहता है भारत में भित्ति चित्र के बारे में। तो इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। सही कथन कौन सा होगा उसका चयन करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने भित्ति चित्र हड़प्पा काल के हैं, यह कीवर्ड है। और यहाँ पर देखिए सबसे पुराना भित्ति चित्र की बात की जा रही है, तो बहुत ध्यान से। भित्ति चित्र मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के समाधान से पहले भित्ति चित्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात की गई थी, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जो भित्ति चित्र है वह अजंता के हैं, और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे यह जो भित्ति चित्र है वह अजंता का ही है। समय इसका क्या रखा गया है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। मुख्य रूप से प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष में यह चित्रकारी की गई है। यानी कि चट्टान जो काटे गए हैं या गुफा जो उस वक्त के रहने के लिए लोग रहते थे गुफाओं में, वहीं पे चित्रकारी कर दी गई है। एलोरा की गुफाओं में अजंता, सितन वासल, अरमा मलाई गुफा जो कि तमिलनाडु में है, रावण छाया, शैलाश्रय, कैलाशनाथ मंदिर की गुफाएं हैं। इस अवधि के भित्ति चित्र मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा। तो हमने भित्ति चित्र के बारे में देख लिया, तो अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके समाधान को ढूंढते हैं। देखिए भारत में भित्ति चित्र के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसमें पहला कथन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने भित्ति चित्र हड़प्पा काल के हैं।
क्या यह कथन सही है, आपसे सही पूछा गया है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, यह कथन अपने आप में ही पूरी तरह से गलत है। दूसरा पूछा गया है, भित्ति चित्र मुख्य रूप से बौद्ध, जैन, हिंदू धर्मों के धार्मिक विषय को दर्शाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा भी था कि यह पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो इस पॉइंट को वैसे भी आप ध्यान में रखिए। अब सही कथन का चयन कीजिए। हमारे पास कौन सा कथन सही है? एक है, जो दूसरा वाला है एक ही सही है, पहला तो गलत हो गया। तो सही कथन में कह रहा है केवल एक, बिल्कुल नहीं, हम बात इसकी नहीं मानेंगे। यहां पे कह रहा है केवल दो, बी में, तो बिल्कुल सही है, हमने देखा भी है, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है। सी कह रहा है कि एक और दो दोनों ही सही है, तो हम सी को कहेंगे कि नहीं भाई साहब आप गलत हैं। और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो सही है, ये अलग ही मूड में रहता है, डी वाला ऑप्शन जो होता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। यूपीएससी में वैसे भी डी वाला जो विकल्प होता है, अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो मैं बताऊं डी वाला ऑप्शन बहुत अधिक सही नहीं हुआ करता है, या तो बी होगा और नहीं तो सी होगा। तो जब आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएं, आपको किसी प्रश्न का जवाब ना पता हो और आप 50-50% पे रहें, तो आप बी और खास करके सी पर ध्यान दिया कीजिए, ताकि आप जवाब सही दे पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा पांचवा का, वह बी हो जाएगा, चूंकि कथन दूसरा ही केवल सही है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने 5 प्रश्न किए 5 विभिन्न मुद्दों से। अब हमने 9 लेक्चर इस पर कर लिया है, तो अब हम अपने इस आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन के अंतिम दौर में हैं। जल्द ही हम कुछ और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।